A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट की थी। कोई क्वेरीज हो तो बोलो आप लोगों की। नो सर। नो। आओ तो आज फिर हम डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारे सिलेबस में है विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी यहाँ पर भी हम डिस्काउंट कॉलम तो स्टडी नहीं करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। हमने इस चैप्टर में अर्लियर पढ़ा था कि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। इट मीन्स व्हेन द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन देयर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इन द लेजर बुक। अब क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका एक तो होगा कैश, दूसरा होगा बैंक कॉलम। तो कैश प्लस बैंक मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इट मींस जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं विद कैश एंड बैंक कॉलम, तो ना तो आप कैश अकाउंट बनाने की नीड है लेजर बुक में, और ना ही बैंक अकाउंट बनाने की कोई नीड है। यहाँ पर कोई चॉइस की बात नहीं है कि अगर हमारी चॉइस होगी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो कैश और बैंक अकाउंट बना लेगा। चॉइस की बात ही नहीं है। जब आपने कैश बुक बना ली तो कैश बुक ही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की नीड को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है ना? तो देखो पेज नंबर है आपका 11.12 गिवन है आपको डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, it is a cash book with two columns on each side, one column for recording cash transactions and the other column for recording bank transactions. The advantages of maintaining such a type of cash book is that cash column and bank column represent cash account and bank account respectively, जो आज ही मैंने तुम्हें बता दिया। Hence, it is not necessary to open cash account and bank account in the ledger. अब इसका फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट में क्या होगा? सिंगल कॉलम कैश बुक में आप ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, टोटल कितने कॉलम बनाते थे बच्चों? कितने कॉलम बनाते थे टोटल? 8 टोटल 4 4 कॉलम्स बनाते थे ऑन ईच साइड। अच्छा, या 5 कॉलम्स बनाते थे? पहला कॉलम बनाते थे आप डेट का, फिर आप बनाते थे पर्टिकुलर्स कॉलम, एक बनता था वाउचर नंबर कॉलम, एक कॉलम बनता था आपका लेजर फोलियो कॉलम, और फिर लास्ट कॉलम आपका बनता था अमाउंट कॉलम, जो कि कैश अकाउंट का डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता था। तो ऑन ईच साइड ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक वी हैव प्रिपेयर्ड 5 कॉलम्स। नाउ इन डबल कॉलम कैश बुक ये 5 कॉलम्स कन्वर्ट हो जाएंगे 6 कॉलम्स में। एक कॉलम तो आपको हेडिंग आप देना चालू करोगे आप कैश, और दूसरे कॉलम को हेडिंग टाइटल दोगे बैंक। ठीक है ना? तो इन डबल कॉलम कैश बुक देयर विल बी 6 कॉलम्स ऑन ईच साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, then cash column and bank column. Same columns will be made on the credit side, date, particulars, voucher number, laser folio and cash and bank. ठीक है, ये हो गई आपकी डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। डेट, particulars, voucher number, laser folio, then cash and bank, rupees and rupees। फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बच्चों। कोई प्रॉब्लम है फॉर्मेट में? नो सर। आओ फिर बढ़ते हैं आगे। अब डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इन द बैंक। जब हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं
या बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? जब आप बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं उसको, क्योंकि वो एंट्री कैश बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड होगी। कैश आप बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहे हो, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा क्यों? क्योंकि ये कैश बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। लाइक मान लो हमने 2000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक में जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है जब हम बैंक में जाते हैं? अब बात कर रहे हैं बैंक ब्रांच की, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रहा हूँ, ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी एग्जाम पर्पस से आज की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में जाके आप में से कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई बिजनेस वूमेन बनेगी, या फिर आप कोई एक सैलरीड एम्प्लॉय बनते हो, इन एनी केस आप अपना बैंक अकाउंट तो ओपन करोगे ही करोगे। बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो बैंक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी आप काम करोगे अपने बैंक अकाउंट में, आप बैंक ब्रांच विजिट करोगे तो आपको उन चीज़ों की नॉलेज तो होनी चाहिए कि अगर आप कैश बैंक में जमा कराने जा रहे हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था श्योर्स डॉक्यूमेंट, उसमें मैंने वन ऑफ द श्योर्स डॉक्यूमेंट आपको पढ़ाया था पे इन स्लिप, पढ़ाया था। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं तो हर बैंक ब्रांच में पे इन स्लिप अवेलेबल होती है। उस फॉर्म को, उस स्लिप को आप फिलअप करते हो। पे इन स्लिप इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लंबी स्लिप होती है और यहां पर एक डॉटेड लाइन होती है। यहां पर भी आप डिटेल्स फिलअप करते हो और इस साइड भी आप डिटेल्स फिलअप करते हो, ठीक है ना। उसके बाद जितना अमाउंट आप बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहते हो उतना अमाउंट आप यहाँ पर स्लिप में इस साइड भी फिलअप करोगे और इस साइड भी फिलअप करोगे। उसके बाद ये कंप्लीट स्लिप फिलअप करने के बाद विद द अमाउंट ऑफ कैश, जो आप अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो, आप हैंड ओवर करते हो कैशियर को। कैशियर अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स फिल्ड अप इन द स्लिप आपका कैश चेक करेगा जो आपने उसको हैंड ओवर किया। कैश काउंट करने के बाद अगर कैश बिल्कुल एक्यूरेट है, जितना आपने फिलअप किया उतना ही अमाउंट आपने कैशियर के हाथ में थमाया था, कैशियर क्या करेगा? यहां पर एक राउंड स्टैंप लगाएगा, अपने सिग्नेचर करेगा। सर राउंड स्टैंप, बैंक की राउंड स्टैंप लगाएगा बच्चों और अपने सिग्नेचर करेगा। उसके बाद इस स्लिप को वो यहां से टीयर करेगा, यहां से फाड़ेगा स्लिप को, और ये पोर्शन तो कैशियर अपने पास रख लेता है, ये पोर्शन वो आपको हैंड ओवर कर देता है सिग्नेचर और राउंड स्टैंप लगा के। क्यों? ये राउंड स्टैंप और सिग्नेचर करने का मतलब है कि अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखोगे, यानी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए ये आपका श्योर्स डॉक्यूमेंट वर्क करता है एज अ श्योर्स डॉक्यूमेंट। ये हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था श्योर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखो पॉइंट प्रीवियस पेज पे, डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन द बैंक। सर चेक जमा कराने जाते हैं तो क्या वही सेम पे इन स्लिप यूज करते हैं? हाँ, अगर आप चेक डिपॉजिट कराने जा रहे हो तो कैश की जगह आप चेक्स की डिटेल उसके अंदर फिलअप करते हो और उसके बाद चेक आप उस स्लिप के साथ हैंड ओवर करते हो बैंक ऑफिशियल्स को। इन द सेम वे चेक का अमाउंट, चेक नंबर, ये सारी चीजें चेक करने के बाद जो बैंक ऑफिशियल होते हैं वो स्लिप का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन टीयर अप करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन बैंक ऑफिशियल अपने पास रख लेते हैं। तो सेम पे इन स्लिप ही यूज होती है फॉर डिपॉजिटिंग चेक इन द बैंक। तो देखो, फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इन द बैंक अकाउंट इट इज नेसेसरी टू फिल अ फॉर्म विच इज कॉल्ड अ पे इन स्लिप। A specimen of pay in slip is given on the next page. नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक में पे इन स्लिप का एक फॉर्मेट गिवन है, एक स्पेसिमेन गिवन है। It has two parts. First part is kept by the bank and the second part, which is called counterfoil, is written to the depositor with the signature of the cashier as receipt. This counterfoil serves as a source document for recording transactions. बोलो क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट टॉपिक है आपका विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक।
अब आप बैंक से मनी विड्रॉ करने जा रहे हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? अगर आपको बैंक से मनी विड्रॉ करनी है तो आप बैंक के ऊपर एक चेक ड्रॉ करते हो। जब भी हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, बैंक हमें चेकबुक इशू करता है तो हम बैंक के ऊपर एक चेक ड्रॉ करते हैं। अगर आपको खुद को पेमेंट लेना है तो चेक पे आप लिखोगे पे टू सेल्फ। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर बुक में देखो, नेक्स्ट पेज पे आपको चेक का स्पेसिमेन गिवन है बॉटम में। तो जो ये स्पेसिमेन गिवन है चेक का, इसको एक बार समझो। देखो चेक में लिखा है पे और आगे ब्लैंक स्पेस है। यहां पर अगर आप खुद को पेमेंट कराना चाहते हो तो आप लिखोगे पे टू सेल्फ, यानी आप बैंक को ऑर्डर कर रहे हो कि वो आपको ही पेमेंट करे, ठीक है ना। फिर आगे लिख रखा है और बियरर, ये समझाऊंगा और बियरर का मतलब क्या होता है ये अभी समझाऊंगा आपको, ये अभी समझाता हूं। अगर खुद को पेमेंट करना है तो पे टू सेल्फ लिखोगे, और अगर किसी और को पेमेंट करना है, मान लो हमें पेमेंट करना है मिस्टर राम को, तो आप लिखोगे पे टू राम, पे टू राम। क्लियर है? उसके बाद नीचे सेकेंड लाइन में रुपीस लिखा हुआ है, आगे ब्लैंक स्पेस है, वहां पर आपको अमाउंट फिलअप करना है इन वर्डिंग्स। मान लो आपको 10,000 रुपीज का पेमेंट करना है तो वहां पे लिखोगे 10,000 ओनली। और अगर उसके बाद भी कोई स्पेस बचा हुआ है तो उसको बेटर है आप उसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट कर दो, ताकि वहां पे कुछ और अमाउंट कोई और पर्सन फिलअप ना कर सके। उसके बाद आगे बॉक्स में एक रुपी का साइन लगा हुआ है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है रुपी। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकली अमाउंट लिखना होता है 10,000, तो न्यूमेरिक वे में मैंने लिख दिया 10,000 रुपीज। उसके बाद चेक में यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर आपका वो लिखा होगा, बैंक की ब्रांच का एड्रेस, दैट्स ऑल, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। ये जो ब्लैंक स्पेस है चेक में, यहाँ पर फिर हम अपने इनिशियल्स करते हैं, जो भी आपने सिग्नेचर बैंक में कर रखे हैं सेम वही सिग्नेचर आपको करने होते हैं। तो इस टाइप से चेक ड्रॉ किया जाता है। तो अगर बैंक से आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या है, आप चेक ड्रॉ कर दो बैंक पे, बैंक उसका पेमेंट आपको कर देगा। क्लियर? यस सर। तो देखो, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक इश्यूज अ चेकबुक टू द अकाउंट होल्डर फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। सर चेकबुक में भी कोई काउंटर फॉइल होता है क्या? अगर मान लो हमने मिस्टर राम को चेक इश्यू किया तो चेक तो हम मिस्टर राम को हैंड ओवर कर देंगे, वो तो हमारे पास रिकॉर्ड में क्या रहेगा बेटा, चेकबुक में भी एक काउंटर फॉइल वाला पेज होता है जहां पर आप अपना चेक नंबर, किस पर्सन को वो इशू किया उसका नाम लिख दो, कितना अमाउंट का चेक आपने इशू किया वो अमाउंट लिख दो, और किस पर्पस के लिए इशू किया वो पर्पस लिख दो। वो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, क्योंकि वो काउंटर फॉइल वाला पेज चेक बुक के अंदर ही अटैच होता है। चेक तो आपने ड्रॉ करके सामने वाली पार्टी को हैंड ओवर कर दिया, जैसे हमने मिस्टर राम को चेक इशू किया 10,000 रुपीज का, तो 10,000 का जो चेक हमने इशू किया वो तो मिस्टर राम को हैंड ओवर कर दिया। मिस्टर राम अपने अकाउंट में जाके उसको पेइंग स्लिप यूज करके जमा कराएगा बैंक के अंदर। और काउंटर फॉइल जो हमने डिटेल लिखी, चेक नंबर, अमाउंट, किसको, टू हुम द चेक हैज बीन इशूड, ये सारी डिटेल्स हमने जो काउंटर फॉइल वाले पेज पे रिकॉर्ड की, वो हमारे रिकॉर्ड्स के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए हमारे पास रहेगा, ताकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके बेसिस पे एंट्रीज कर पाएं। क्लियर? यस सर। तो देखो, अ स्पेसिमेन ऑफ चेक इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द अकाउंट होल्डर राइट्स द नेम ऑफ द पार्टी टू whom पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द वर्ड्स पेड टू प्रिंटेड ऑन द चेक। वर्ड बियरर इज प्रिंटेड ऑन एवरी चेक। ये जो बियरर वर्ड है ये हर चेक पर लिखा होता है, प्रिंटेड होता है। बियरर का मतलब क्या है? बियरर मीन्स होल्डर, यानी जैसे चेक पे लिखा है पे टू, आगे ब्लैंक स्पेस है और बियरर। अब अगर मैंने लिख दिया पे टू राम और बियरर, अब मान लो हमने मिस्टर राम को वो चेक इश्यू कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब और बियरर वर्ड मैंने अभी तक उसके ऊपर से काटे नहीं है, वो एज इट इज लिखे हुए हैं। ये चेक बहुत रिस्की चेक हो गया।
बियरर चेक सबसे रिस्की चेक्स में गिना जाता है। क्यों? अगर ये चेक गलती से भी मिस्टर राम की पॉकेट से गिर गया या फिर उनसे कहीं खो गया और किसी डिसऑनेस्ट पर्सन को मिल गया, तो वो पर्सन इस चेक का पेमेंट ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक ले सकता है। बियरर का मतलब है होल्डर, यानी इसका मतलब ये हो गया पे टू राम और बियरर, या तो मिस्टर राम को पेमेंट करो या इस चेक के बियरर यानी होल्डर को पेमेंट कर दो 10,000 रुपीज का। ये अकाउंट होल्डर ने चेक इशू कर दिया। अगर मिस्टर राम से ये चेक खो गया तो वहां पर लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। दैट इज वाई बियरर चेक इज काउंटेड एज अ मोस्ट रिस्की चेक। तो word bearer is printed on every check, which means payment is to be made either to the person whose name has been written after the words pay to or the bearer of the check यानी holder of the check। ठीक है, bearer का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? सर अगर हमने यहां पर लिख दिया, पे टू राम, और अगर हमने ये और बियरर यहां से काट दिया, सर हम काट सकते हैं क्या? हाँ, बीइंग अ अकाउंट होल्डर यू कैन कट दीज टू वर्ड्स और बियरर। जैसे ही आपने और बियरर वर्ड्स कट किए, अब ये चेक क्या बन जाएगा? नाउ दिस चेक विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर्ड चेक। अब आप बैंक को ऑर्डर कर रहे हो कि पे टू मिस्टर राम एंड ओनली मिस्टर राम। देखो बेटा, जब बियरर चेक होता है, मिस्टर राम की पॉकेट से अगर वो चेक गिर गया, किसी और पर्सन को मिल गया और वो पर्सन अगर ऑनेस्ट नहीं है, वो पेमेंट लेने जाएगा, तो ओवर द काउंटर बैंक ऑफिशियल उसको पेमेंट कर देंगे इन कैश। बैंक ऑफिशियल उससे पूछेंगे भी नहीं कि क्या आप मिस्टर राम हो या मिस्टर राम के रिप्रेजेंटेटिव हो, नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो बियरर चेक है। बैंक को आपने ऑर्डर दिया है अकाउंट होल्डर ने कि या तो मिस्टर राम को पेमेंट कर दो या इस चेक के बियरर को पेमेंट कर दो, तो बियरर जिसने चेक होल्ड कर रहा है वही बियरर है, तो वो पेमेंट ले लेगा। बैंक ऑफिशियल उससे कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर चेक ऑर्डर्ड चेक हो गया, तो अब तो अकाउंट होल्डर ने पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया बैंक को कि पे करना है आपको राम को और मिस्टर राम को ही। तो बैंक ऑफिशियल जब अगर मिस्टर राम की पॉकेट से ये चेक गिर गया तो क्या होगा? किसी और पर्सन को मिल गया, मान लो मिस्टर मोहन को मिल गया। अब मोहन एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, वो कोशिश करता है कि इस चेक का पेमेंट वो किसी तरह से बैंक से ले ले। वो बैंक ब्रांच में गया उस चेक को लेके और उसने बैंक ऑफिशियल को कहा कि सर मुझे ये पेमेंट कर दो 10,000 रुपीज का। तो यहां पर अब बैंक ऑफिशियल्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग दैट चेक बिफोर द बैंक ऑफिशियल्स। जो पर्सन बैंक ऑफिशियल्स के सामने वो चेक प्रेजेंट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को चेक करना कि वो मिस्टर राम ही है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स। तो अगर ऑर्डर चेक है तो अब बैंक ऑफिशियल से पूछेगा कि सर आप मिस्टर राम हो? अब वो तो मिस्टर राम है नहीं, वो मिस्टर मोहन कहता है हाँ मैं मिस्टर राम हूं। अब बैंक ऑफिशियल कहेगा सर आप अपना आईडी दिखा दीजिए, आपका कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन वाला कार्ड होना चाहिए। ऐसे कोई आइडेंटिटी है आपकी, आप प्रूफ कर सकते हो कि आप मिस्टर राम हो। तो ऑर्डर्ड चेक में फीचर क्या होता है? वहां पर बैंक ऑफिशियल पहले आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे कि जिस पर्सन के नाम में वो चेक इश्यू हुआ है, पैसे जो लेने आया है वो वही पर्सन है या कोई दूसरा पर्सन है। यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। ठीक है सर, क्या ऑर्डर चेक का पेमेंट भी ओवर द काउंटर कैश में हो जाता है? हाँ बच्चों, ऑर्डर चेक का पेमेंट भी ओवर द काउंटर कैश में हो सकता है। ठीक है ना, ऑर्डर चेक भी ओवर द काउंटर कैश में पेमेंट हो सकता है, लेकिन ये बियरर चेक से थोड़ा सेफ चेक है। सेफ कैसे है कि यहां पर होल्डर ऑफ द चेक विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिमसेल्फ या ऑफ हरसेल्फ वो कैश नहीं ले पाएगा बैंक ऑफिशियल से। बोलो क्लियर है ऑर्डर चेक? एनी डाउट्स? यस सर। कोई डाउट्स हैं क्या? नो सर। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है?
सर ये अपनी चेक एक राम के नाम पे है। हाँ, सर ये राम के हाथ से कहीं बाई चांस ये गिर जाए, किसी किसी का गिर गया तो कौन सर सा, इसमें जो राम के, बियरर चेक या ऑर्डर चेक? सर ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक राम के हाथ से गिर गया, फिर? सर किसी के हाथ लग जाए तो उससे बैंक आईडी प्रूफ ये सब मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। अगर ऑर्डर चेक है तो उसे आईडी प्रूफ मांगा जाएगा कि आप साबित करो कि आप राम हो, अच्छा ठीक। आप साबित करो। अब अगर वो अपना आईडी प्रूफ दिखा देता है, कहते हाँ मैं मिस्टर राम ही हूँ, और बैंक ऑफिशियल भी उस आईडी प्रूफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो पेमेंट ले सकता है वो, अदरवाइज नहीं ले सकता। अब आइडेंटिफिकेशन प्रूव करना इतना इजी नहीं है। और सर बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये राम नहीं कि सर ये वो है दूसरा? बैंक को कैसे पता लगेगा बेटा? जब अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड शो करेगा। हाँ सर, हाँ सर उससे तो पता चलेगा जब नहीं नहीं सर कि अपन उसको चेक दिखाए तो वो बोले राम, राम के नाम पे है वो सर, वो बिना मांगे बैंक वो आधार कार्ड बिना मांगे उसको पेमेंट नहीं कर सकते। बैंक ऑफिशियल की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, बिना आधार कार्ड मांगे, बिना आइडेंटिफिकेशन के बैंक ऑफिशियल पेमेंट नहीं करेंगे ऑर्डर चेक का। तभी तो ऑर्डर चेक को सेफर माना जाता है इन कंपैरिजन टू बियरर चेक। बियरर चेक में बैंक ऑफिशियल आपसे आइडेंटिफिकेशन की डिमांड ही नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डर चेक में आपसे आइडेंटिफिकेशन की डिमांड की जाएगी। बोलो समझ में आ गया यहां तक? हाँ सर। तो सर देखो, हाँ बेटा बोलो। अगर एक इत्तेफाक हो जाए कि बोलो कि बेटा। राम का जो वो जो राम का मतलब गिरा है ऑर्डर चेक, वो किसी राम नाम की उस पे किसी को मिल जाए तो? हाँ, ये क्वेरी की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि किसी राम नाम के ही दूसरे बंदे को मिल जाए तो उस केस में क्या होगा। अगर बैंक ऑफिशियल सेटिस्फाई हो जाते हैं तो पेमेंट हो जाएगा, फिर तो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक ऑफिशियल्स को थोड़ा सा भी डाउट आ गया कि भाई ये गलत पर्सन है, ये वो राम नहीं है जिस राम का चेक गिरा है, ये वो राम नहीं है, तो वो वहीं पेमेंट रोक देंगे। और अगर डाउट तो आईडी प्रूफ भी तो मांगेगा सर वो। हाँ, तो डाउट्स अगर हो जाते हैं बैंक ऑफिशियल को, तो ऑर्डर चेक के केस में अगर उनको डाउट्स होते हैं तो वो उस पर्सन को बैंक ब्रांच में बिठा लेंगे, बैंक ब्रांच में बिठा लेंगे। बोलो क्वेरी ओके सर। ठीक है ना? सारी क्वेरी सॉल्व हो गई, बढ़े आगे। तो वर्ड बियरर इज प्रिंटेड ऑन एवरी चेक विच मीन्स payment is to be made either to the person whose name has been written after the words pay to or the bearer of the check. In case the word bearer is struck off by drawing a line, single line draw की जाती है और bearer के ऊपर, the check becomes an order check. In such a case, bank will make the payment to the person whose name is written on the check or to his order after making proper identification of the person claiming the payment. सर लास्ट लाइन समझ में नहीं आई, लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। ये जो मैंने काट दिया और बियरर, अब मान लो मिस्टर राम खुद नहीं जा रहा पेमेंट लेने, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है, मिस्टर श्याम को भेज दिया, मिस्टर मोहन को भेज दिया, किसी को भेज दिया, तो बैंक ऑफिशियल ये तो पूछेंगे ना आप मिस्टर राम हो क्या? तो मिस्टर श्याम जो कि एजेंट है मिस्टर राम का, वो कहेगा नहीं सर मैं तो एजेंट हूं मिस्टर राम का, उन्होंने पेमेंट लेने के लिए भेजा है। तो बैंक ऑफिशियल क्या करेंगे, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही मिस्टर श्याम को पेमेंट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? मिस्टर श्याम को मिस्टर राम अपने आईडी कार्ड्स हैंड ओवर करेगा कि ये आईडी कार्ड्स दिखा देना उनको, वो डिमांड करेंगे आइडेंटिफिकेशन, तो मेरा वोटर आईडी कार्ड ले जाओ या मेरा आधार कार्ड ले जाओ, इनको देख के वो तुम्हें पेमेंट कर देंगे इस चेक का। बोलो क्लियर है? यस सर। नाउ नेक्स्ट है क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, बेटा नेक्स्ट पेज पे आना बुक में, आपको पेज के टॉप पे 5 टाइप्स की क्रॉसिंग गिवन है। सर ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है? बेटा ये देखो, चेक का फॉर्मेट तो आपने देख ही लिया, इस टाइप के साइज का एक डॉक्यूमेंट होता है, क्रॉसिंग की जाती है लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर के ऊपर। अब ये क्रॉसिंग ब्लैंक क्रॉसिंग भी हो सकती है फर्स्ट नंबर की, सेकंड इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम एंड कंपनी लिख सकते हैं,
इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम नॉट नेगोशिएबल लिख सकते हैं। ये क्रॉसिंग के टाइप्स हैं जो इनके बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अकाउंट पे ही ओनली लिख सकते हैं और किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिख सकते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग हैं जिनके बारे में हमें सीखना है। सर एक चीज और बता दो। हाँ बोल बच्चा पूछो। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये एक ऑर्डर्ड चेक है जिसपे पेमेंट लिखा हुआ है मिस्टर राम को करना है। मैंने कहा ठीक है, मिस्टर राम को करना है। अब मान लो ये 10,000 रुपीज का चेक है जो मिस्टर राम को मिस्टर एक्स से रिसीव हुआ। अब मिस्टर राम को चेक रिसीव हो गया। अब मिस्टर राम का एक क्रेडिटर है जिसको उसे 10,000 का ही पेमेंट करना है। तो क्या मिस्टर राम इसी चेक को अपने क्रेडिटर, यानी मान लो क्रेडिटर का नाम है मिस्टर श्याम, तो क्या मिस्टर राम इसी चेक को मिस्टर श्याम को दे सकता है? आंसर इज यस, दे सकता है। ये कौन सा चेक है? मैंने बोला ऑर्डर्ड चेक है और बियरर वर्ड्स मैंने काट रखे, ये मैंने स्ट्राइक ऑफ कर रखे। तो क्या मिस्टर राम ये चेक मिस्टर श्याम को हैंड ओवर कर सकता है? मैंने कहा हाँ कर सकता है। कैसे करेगा? क्या ये चेक मिस्टर श्याम के हाथ में दे देगा और मिस्टर श्याम पेमेंट ले लेगा? हो सकता है क्या ऐसा? आंसर इज नो, नहीं लेगा, ऐसे नहीं होगा। ये जो आप कर रहे हो नेगोशिएबिलिटी आप दिखा रहे हो, यानी इस चेक की ट्रांसफरेबिलिटी कैसे होगी? इस चेक को ट्रांसफर करेगा मिस्टर राम मिस्टर श्याम को कैसे? पहले वो चेक पे एंडोर्समेंट करेगा। एंडोर्समेंट यानी मिस्टर राम चेक के बैक साइड पे लिखेगा पे द अमाउंट ऑफ दिस चेक टू मिस्टर श्याम और अपने सिग्नेचर डालेगा बैक साइड में। ये लिखने के बाद उसके बाद इस चेक को वो मिस्टर श्याम को हैंड ओवर कर देगा, उसको बोलते हैं डिलीवरी। तो ऑर्डर्ड चेक अगर आपको किसी को ट्रांसफर करना है, आप खुद पेमेंट नहीं लेना चाहते, उसका पेमेंट आप किसी और को देना चाहते हो, तो ऑर्डर्ड चेक को ट्रांसफर करने का तरीका है पहले आप एंडोर्समेंट करो और फिर उस चेक को उस पर्सन को डिलीवर कर दो। लेकिन अगर बियरर चेक है, अगर बियरर चेक है, मान लो शिवम को मुझे पैसे देने थे 5,000 रुपीज, शिवम ने मुझे 5,000 रुपीज का चेक इश्यू कर दिया जो कि बियरर चेक है। अब मुझे भी 5,000 रुपीज का पेमेंट अंशुल को करना है, तो सेम चेक में अंशुल को केवल हैंड ओवर ही करूंगा ना, डिलीवरी कर दूंगा अंशुल को, तो वो चेक अंशुल को ट्रांसफर हो जाएगा। अंशुल कैन टेक द पेमेंट ऑफ दैट चेक। बियरर चेक में हमें एंडोर्समेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी चेक के बैक साइड में मुझे ही लिखने की जरूरत नहीं होगी कि मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक टू मिस्टर अंशुल पांडे, ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऑर्डर्ड चेक में मुझे पहले एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ड्रॉअर ने बैंक को स्पेसिफिकली ऑर्डर कर रखा है कि मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक टू मिस्टर कृष्णकांत शर्मा। तो कृष्णकांत शर्मा अगर उस चेक को किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको बैक साइड में पहले एंडोर्समेंट करना पड़ेगा कि मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक टू मिस्टर अंशुल पांडे। उसके बाद मैं अपने सिग्नेचर करूंगा, तभी मैं अंशुल को वो चेक ट्रांसफर कर सकता हूं। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छे से समझ लेना बेटा, ये चीजें बहुत काम की हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत काम आएंगी, यूजफुल हैं ये चीजें। अब क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? हमने अभी पढ़ा क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। क्रॉसिंग करने के बाद चेक जो है वो सेफ हो जाता है। सर मतलब क्रॉस चेक का पेमेंट आप ओवर द काउंटर इन कैश नहीं ले सकते। तो सर इसका पेमेंट कैसे मिलेगा? बेटा मान लो ये चेक 1 लाख रुपीज का है, मैं बॉक्स में लिख देता हूं 1 लाख रुपीज। अब जिस पर्सन के नाम में भी ये चेक इशू किया गया है, अगर वो पेमेंट खुद ही ले रहा है, अगर वो पेमेंट खुद ही ले रहा है, उसको बोलते हैं पेई। जो चेक का पेमेंट लेता है उसको बोलते हैं पेई, PAYEE, पेई। तो जिस पर्सन के नाम में ये चेक ड्रॉ हुआ, अगर वो पेमेंट भी वो खुद ही ले रहा है, तो पेई इसको अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा बाय फिलिंग द पेइंग स्लिप, और बैंक 1 लाख रुपीज आफ्टर क्लियरिंग ऑफ द चेक उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, यानी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, उसके बाद पेई अपने अकाउंट से उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। क्रॉस चेक का पेमेंट आप ओवर द काउंटर इन कैश नहीं ले सकते। तो ये एक और सेफ्टी फीचर ऐड हो गया, क्रॉस चेक और ज्यादा सेफ हो गया। ये बियरर, उसके बाद ऑर्डर्ड चेक, उसके बाद क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक
बियरर चेक से और ऑर्डर्ड चेक से भी ज्यादा सेफ है? यस और नो? भाई अगर किसी क्रॉस चेक का पेमेंट मान लो किसी डिसऑनेस्ट पर्सन ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा भी लिया तो भी आप उसको पकड़ सकते हो। कैसे? आप अपने बैंक मैनेजर से मिलोगे और कहोगे कि भाई ये गलत आदमी के हाथ में चला गया पैसा, पता लगाओ कौन है। तो जिसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा जाके पैसा, उसका अकाउंट नंबर तो अवेलेबल होगा ना बैंक मैनेजर के पास। अकाउंट नंबर अवेलेबल होगा तो उस बैंक ब्रांच का पता लगेगा जिस बैंक ब्रांच में वो अकाउंट है। अकाउंट का पता लग गया तो अकाउंट होल्डर का नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर सब अवेलेबल होगा। ट्रेस करो, पकड़ा जाएगा आदमी। तो क्रॉस चेक में और सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाते हैं। अब क्रॉसिंग भी डिफरेंट टाइप्स की है। क्रॉसिंग भी अब डिफरेंट टाइप्स की है। एक तो है आप देखो केवल पैरेलल लाइंस गिवन है, बीच में कुछ भी नहीं लिख रखा। दूसरी क्रॉसिंग है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा हुआ है एंड कंपनी। तीसरी क्रॉसिंग है दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल। चौथी क्रॉसिंग है दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा हुआ है अकाउंट पेई ओनली। एंड पांचवी क्रॉसिंग है दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा हुआ है SBI जगतपुरा ब्रांच, जगतपुरा जयपुर। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट 4 जो क्रॉसिंग हैं इनको तो हम बोलते हैं बेटा जर्नल क्रॉसिंग, जर्नल क्रॉसिंग। और जो लास्ट क्रॉसिंग है इसको हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बेटा ये चीजें तुम भी सीखो और घर में जो बड़े हैं जो बैंक ब्रांच विजिट करते हैं उनको भी, उनसे भी डिस्कस करना है इस बारे में कि पापा ऐसे होता है क्या। तो पापा कहेंगे अरे वाह बच्चे बहुत कुछ सीख गए, ठीक है ना। तो उनसे भी डिस्कस करना है इस बारे में, ठीक है। और अब पापा के साथ बैंक ब्रांच विजिट करना चालू करो। अब आप लोगों की वो एज आ गई कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बैंक में जाके देखो कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। जब हम चेक जमा कराते हैं तो क्या फॉर्मेलिटी हम वहाँ पे जाके फुलफिल करते हैं। जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब हम कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो कैसे कैश विड्रॉ होता है। देखना कभी पापा खुद ही पैसे लेने जा रहे हैं, पापा को खुद ही विड्रॉ करना है तो ध्यान से देखना पापा हमेशा बियरर चेक इश्यू करेंगे। लेकिन कहाँ पे? घर से चेक ड्रॉ करके नहीं लेके जाएंगे। बैंक ब्रांच में जाकर कैशियर काउंटर के सामने वहां जाके चेकबुक निकालेंगे और लिखेंगे पे टू सेल्फ। जो भी अमाउंट पापा को विड्रॉ करना होगा वहां पे पापा अमाउंट फिलअप करके और इमीडिएटली कैशियर को हैंड ओवर करेंगे पे इन स्लिप फॉर्म फिलअप करके। क्यों? वहां पे कोई रिस्क नहीं है कि वो चेक कहीं गिर जाएगा। लेकिन घर से ही चेक ड्रॉ करके जा रहे हैं, रास्ते में कहीं गिर गया तो बहुत रिस्क है। इसलिए अब पापा या मम्मी के साथ बैंक ब्रांच विजिट करना स्टार्ट करो ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो अब देखो जर्नल क्रॉसिंग में जो फर्स्ट 3 क्रॉसिंग है, ब्लैंक क्रॉसिंग, एंड एंड कंपनी क्रॉसिंग एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इन 3 क्रॉसिंग के अंदर चेक कैन बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर पर्सन। कैसे? बाय एंडोर्समेंट, प्लस डिलीवरी। मैंने कहा फर्स्ट 3 केस में ये और ये, यहां पर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करके इस चेक को आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी चेक का पेमेंट आप खुद नहीं लेना चाहते। आप मान लो आपको 1 लाख रुपीस का चेक किसी से रिसीव हुआ, वो क्रॉस चेक था। कौन सी क्रॉसिंग थी? या तो पहली या दूसरी या तीसरी। तो आप इस चेक का पेमेंट खुद नहीं लेना चाहते, आप अपने क्रेडिटर मिस्टर राम को इस चेक का पेमेंट देना चाहते हो। तो मिस्टर राम को देने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो चेक के बैक साइड में एंडोर्समेंट करना पड़ेगा और उसके बाद एंडोर्समेंट करने के बाद, एंडोर्समेंट करना यानी आप लिखोगे
मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक टू मिस्टर राम, और अपने इनिशियल्स डालोगे, साइन करोगे, उसके बाद वो चेक मिस्टर राम को हैंड ओवर करोगे, उसको बोलते हैं डिलीवरी। तो फर्स्ट 3 क्रॉसिंग के केस में एंडोर्समेंट और डिलीवरी के द्वारा आप इस चेक को ट्रांसफर कर सकते हो किसी और पर्सन को। सर फर्स्ट केस में तो समझ में आता है, सेकंड केस में भी समझ में आता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखा नहीं है, लेकिन थर्ड केस में तो चेक के क्रॉसिंग के बीच में ही लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। तो जिसमें लिख दिया नॉट नेगोशिएबल यानी नॉट ट्रांसफरेबल, उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं है नॉट ट्रांसफरेबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि अगर होल्डर ऑफ द चेक की होल्डिंग ही डिफॉल्ट है, अगर किसी चेक के होल्डर की होल्डिंग ही डिफॉल्ट है, उसमें ही कुछ कमियां हैं, तो अगर वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है तो सामने वाले की होल्डिंग भी डिफेक्टिव हो जाती है। देखो पढ़ो एक बार टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पेज नंबर 11.13, जो हमें टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग का पैराग्राफ गिवन है, उसकी सेकंड लास्ट लाइन देखो। द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल इज दैट इफ द टाइटल ऑफ द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट इज डिफेक्टिव। जो पर्सन एंडोर्समेंट कर रहा है, अगर उसका टाइटल ही डिफेक्टिव है, तो जिसको वो ट्रांसफर करेगा उसका टाइटल तो ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव हो ही जाएगा। तो नॉट नेगोशिएबल here doesn't mean that this check cannot be transferred to some other person. Not negotiable here means if the title of the holder of the check is defective, then the title of that person to whom this check has been endorsed या has been transferred will also be defective. समझ में आ गया क्या? यस सर। तो देखो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में अब, इन केस ऑफ फर्स्ट 3 क्रॉसिंग अ चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द पेई, द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, टू अनदर पर्सन। अ बियरर चेक कैन बी पास्ड ऑन बाय मियर डिलीवरी, एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती बियरर चेक के अंदर। वेयरएज एन ऑर्डर चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द check. The effect of words not negotiable is that if the title of the person making the endorsement is defective, the title of the person receiving the check on endorsement will also be defective. बोलो यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। यस सर। अदर स्टूडेंट्स, केवल एक बच्चा थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब बात आती है रिमेनिंग 2 क्रॉसिंग की। एक तो स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक और ये अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग वाला चेक। बेटा अकाउंट पे ही ओनली वाली अगर क्रॉसिंग कर दी तो इस चेक को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी पर्सन को। यहां पर फिर नेगोशिएबिलिटी को आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नेगोशिएबिलिटी आपने खत्म कर दी इस चेक की, आप किसी और पर्सन को भी ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो हमने मिस्टर राम को चेक इश्यू किया 1 लाख रुपीस का, उस चेक को हमने क्रॉस कर दिया और बीच में लिख दिया अकाउंट पेई ओनली। अब बेटा पेमेंट केवल मिस्टर राम को ही मिलेगा और ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा। ये 1 लाख रुपीस केवल और केवल मिस्टर राम के अकाउंट में ही जमा होंगे। मिस्टर राम अब किसी और पर्सन को ये चेक एंडोर्समेंट और डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकता। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं जर्नल क्रॉसिंग, तो आप लोगों ने पूरा समझ लिया। अब बात करते हैं स्पेशल क्रॉसिंग की। यहां पर क्रॉस पैरेलल लाइंस के बीच में हमने लिख दिया किसी बैंक का नाम, SBI जगतपुरा जयपुर। तो जब भी स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक होता है, अगर आप किसी को स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक इश्यू करते हो तो ये ध्यान रखो कि जिस पर्सन को आप चेक इश्यू कर रहे हो, पहले उस पर्सन से पूछ लो कि क्या उस बैंक में उसका अकाउंट है क्या। जैसे ये SBI जगतपुरा जयपुर, तो अगर मान लो ये 1 लाख रुपीस का चेक हो और हम मिस्टर राम को इश्यू कर रहे हैं, मिस्टर राम को ये चेक इश्यू कर रहे हैं, तो पहले मिस्टर राम से पूछ लो कि सर SBI में अकाउंट तो है ना आपका। सर ऐसा क्यों? देखो पहले जो 4 क्रॉसिंग है, ब्लैंक क्रॉसिंग, एंड इन कंपनी, नॉट नेगोशिएबल एंड अकाउंट पे ओनली, इस चेक को तो आप किसी भी बैंक में जमा करा दो, अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा।
यानी जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है, मान लो उसका अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और जो पेई है यानी जो अमाउंट रिसीव करेगा उस चेक का, उसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो पीएनबी में अपना चेक डिपॉजिट कराएगा। सिंपल सी बात है, जहां उसका अकाउंट होगा वहीं तो चेक डिपॉजिट कराएगा। तो पीएनबी में डिपॉजिट कराएगा तो फर्स्ट 4 क्रॉसिंग के केस के अंदर उसको उसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा, उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के केस के अंदर हमें पेई से पहले ये पूछना जरूरी है कि क्या उस बैंक में उसका अकाउंट है या नहीं है। जर्नल क्रॉसिंग वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, हमने मिस्टर राम को चेक इश्यू किया 1 लाख रुपीस का। अब ये चेक अकाउंट पे ही नहीं है, अकाउंट पे ही ओनली वाला क्रॉसिंग नहीं है, ये स्पेशल क्रॉसिंग वाला है। मैंने यहाँ पे लिख दिया SBI जगतपुरा जयपुर। तो भैया अब अगर मिस्टर राम पीएनबी में जाके ये चेक डिपॉजिट कराएगा, पैसा डिपॉजिट नहीं होगा उसके अकाउंट में। ये चेक अब केवल और केवल एसबीआई ब्रांच में ही, एसबीआई की ब्रांच में ही, एसबीआई के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। तो हमेशा स्पेशल क्रॉसिंग करते समय ये ध्यान रखो कि जिसको आप चेक इश्यू कर रहे हो, जिसको पेमेंट करना चाह रहे हो, उससे पूछ लो कि उस बैंक में उसका अकाउंट तो है ना। ये जरूरी नहीं है कि उसी ब्रांच में हो। हमारा अकाउंट जगतपुरा ब्रांच में है, सामने वाले का एसबीआई की वैशाली नगर ब्रांच में हो अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एसबीआई में उसका अकाउंट ही नहीं है तो उसके किसी काम का नहीं है ये चेक। सर क्या स्पेशल क्रॉसिंग वाले चेक को क्या हम किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज नो, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। केवल ये जो फर्स्ट 3 चेक्स हैं, फर्स्ट 3 क्रॉसिंग वाले, केवल इनको ट्रांसफर कर सकते हो किसी और पर्सन को, एंड वो भी केवल कैसे? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ये जो रिमेनिंग 2 चेक्स हैं क्रॉसिंग, इनको आप किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है सर? हाँ जी सर अगर स्पेशल चेक है, सब यहाँ पे एसबीआई जगतपुरा का आपने बताया, हाँ। और जिसको हम दे रहे हैं उसका कोई और मतलब कोई और स्टेट में हो, एसबीआई में ही हो पर कोई और स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट मिल जाएगा पेमेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। तो आओ पेज नंबर 11.14 पे आ जाओ। थोड़ा सा पोर्शन और पढ़ाता हूं, फिर आप लोगों को फ्री कर दूंगा। ठीक है ना। अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग रेस्ट्रिक्ट्स द नेगोशिएबिलिटी ऑफ द चेक। वो चेक की नेगोशिएबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देती है। इन केस ऑफ अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग, द चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। The first 4 crossing are termed as journal crossings. Payment of such checks can be collected by depositing them in any bank. यानी over the counter cash नहीं मिलेगा, बैंक में डिपॉजिट करके ही पेमेंट मिलेगा। When the name of a bank is written between the 2 parallel lines, it becomes a special crossing. Payment of such a check can be taken by presenting it only through the bank whose name is written between the 2 lines. तो केवल उसी बैंक में प्रेजेंट करके आपको पेमेंट मिलेगा। अब क्योंकि ये क्रॉस चेक है तो पेमेंट अकाउंट में ही आएगा, आप ओवर द काउंटर तो ले नहीं सकते। अकाउंट में ही आएगा तो उस बैंक में आपका अकाउंट भी होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि कैसे अमाउंट या चेक बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। उसके लिए हम पेइंग स्लिप फिलअप करते हैं बैंक में जाके। बैंक से अमाउंट विड्रॉ करना है तो आप कैश ड्रॉ कर दो बैंक के ऊपर, सेल्फ चेक ड्रॉ कर दो, आप ओवर द काउंटर पेमेंट ले लो। लेकिन ध्यान रखना, चेक या तो बियरर हो या ऑर्डर्ड हो। क्रॉस चेक मत लिख देना। पेमेंट लेने जा रहे हो, हाथ के हाथ पेमेंट चाहिए, तो चेक को क्रॉस करने की गलती मत कर देना, फिर पेमेंट इन कैश नहीं मिलेगा। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ी। तो आज की क्लास प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी लिंक नहीं है, ये केवल आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्लास थी। ठीक है ना बच्चों? ओके सर। तो आज इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू।